इंडियन कल्चर में ये अक्सर देखा जाता है कि हम अपने क्लोज फैमिली रिलेटिव्स जैसे स्पाउस, डॉटर, सन आदि के नेम पर प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं। ऐसा हमारे इमोशनल अटैचमेंट और फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से होता है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जहां तक इनकम टैक्स लॉ में कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशंस का सवाल है, क्या हम इन रिलेटिव्स के नाम पर किए गए न्यू इन्वेस्टमेंट्स पर कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशंस का बेनिफिट उठा सकते हैं या नहीं? क्या है इस बारे में प्रोविजंस और महत्वपूर्ण केस लॉस? आइए जानते हैं इस वीडियो में मेरे साथ। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं जो कैपिटल गेन्स टैक्स की प्लानिंग करने में आपकी मदद करेगी। साथ ही हम राजस्थान स्टेट में ताजा पोजीशन को भी डिस्कस करेंगे। इनकम टैक्स लॉ में सेक्शन 54 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स से एग्जेम्पशन प्रोवाइड करता है। इस सेक्शन में एग्जेम्पशन लेने के लिए आपको न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बनवाने या खरीदने में इन्वेस्टमेंट करना होता है और इसके लिए भी टाइम लिमिट अलग अलग निर्धारित की गई है। जैसे परचेज के केस में विद इन 1 ईयर बिफोर या विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। और अगर आप न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन विद इन 3 ईयर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओल्ड प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसी तरह सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन भी अवेलेबल है। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अलावा किसी भी अन्य कैपिटल असेट या लैंड एंड बिल्डिंग्स जैसे कमर्शियल प्रॉपर्टी या प्लॉट आदि को सेल करने पर बनने वाले कैपिटल गेन्स पर। इस सेक्शन का बेनिफिट लेने के लिए आपको न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत बनवा या खरीद ली जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही यह भी इंश्योर करें कि आपके पास ट्रांसफर ऑफ ओल्ड प्रॉपर्टी की डेट पर एक से ज्यादा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पहले से मौजूद ना हो। आइए अब देखते हैं कि अगर सेक्शन 54 या 54F में एग्जेम्पशन लेने के लिए न्यू प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट असेसी द्वारा अपने नाम पर ना करके किसी क्लोज फैमिली मेंबर के नाम पर कर दिया जाए तो क्या उसे इन सेक्शंस का एग्जेम्पशन अवेलेबल होगा? इसकी जानकारी के लिए हमें कुछ केस लॉस और उनमें दिए गए निर्णयों की स्टडी करनी होगी। तो आइए नजर डालते हैं कुछ प्रोमिनेंट केस लॉस पर। इस संबंध में एक प्रोमिनेंट केस लॉ है CIT वर्सेस रविंदर कुमार अरोड़ा का केस, जिसमें ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने प्रश्न था कि क्या असेसी द्वारा अपनी वाइफ के साथ जॉइंट नेम में परचेज की गई न्यू प्रॉपर्टी पर सेक्शन 54F का एग्जेम्पशन अलाउ किया जा सकेगा। ऑनरेबल कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया कि सेक्शन 54F एक बेनिफिशियल प्रोविजन है जो कि असेसी के फेवर में लिबरली इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। अदरवाइज अगर स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन दिया जाए तो इस बेनिफिशियल प्रोविजन का ऑब्जेक्ट समाप्त हो सकता है। कुछ इसी तरह का जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा एक अन्य मामले CIT वर्सेस कमल वहल में दिया गया। इस केस में यह हेल्ड किया गया कि असेसी ने न्यू असेट अपनी वाइफ के नेम पर परचेज किया है, ना कि किसी स्ट्रेंजर के नेम पर। इसलिए सेक्शन 54F का एग्जेम्पशन डिनाई नहीं किया जाना चाहिए। ये दोनों केसेस असेसी के फेवर के थे और दोनों ही दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा डिलीवर किए गए। लेकिन यह भी उल्लेखनीय है कि इस बारे में विभिन्न कोर्ट्स एवं ट्रिब्यूनल के कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स भी हैं। ITAT चेन्नई बेंच द्वारा D देवदास वर्सेस ITO के केस में अनमैरिड डॉटर के नेम पर किए गए इन्वेस्टमेंट पर सेक्शन 54F की एग्जेम्पशन देने से इंकार कर दिया गया और यह हेल्ड किया गया कि एग्जेम्पशन एक्सक्लूसिव है, असेसी द्वारा ही क्लेम किया जा सकता है और इस एक्सक्लूसिव एग्जेम्पशन को किसी भी ब्लड रिलेशन में क्लब नहीं किया जा सकता। इसी तरह हैदराबाद ITAT द्वारा गिरीश थारोड वर्सेस ACIT के केस में भी सेक्शन 54F का एग्जेम्पशन सिस्टर इन लॉ तक एक्सटेंड करने से इंकार कर दिया गया। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी जय नारायण वर्सेस ITO के केस में सन और ग्रैंडसन के नेम पर इन्वेस्टमेंट को सेक्शन 54B का बेनिफिट दिए जाने से मना कर दिया। इस बारे में कर्नाटका हाई कोर्ट का जेनिफर भिडे वाले मामले में दिया गया निर्णय भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, जहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा असेसी और उसकी वाइफ के जॉइंट नेम पर किए गए इन्वेस्टमेंट पर कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशन को अलाउ किया गया। ITAT हैदराबाद बेंच द्वारा N राम कुमार वर्सेस ACIT के केस में माइनर डॉटर के नेम पर किए गए इन्वेस्टमेंट पर सेक्शन 54F का डिडक्शन अलाउ किया गया और इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का रविंदर कुमार अरोड़ा वाले केस में दिए गए जजमेंट को फॉलो किया गया।
लेकिन एक अन्य मामले मिसिस माधवी भास्करन में आईटीआईटी चेन्नई बेंच ने अनमैरिड डॉटर पर सेक्शन 54F का एग्जेम्पशन अलाउ नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि यहां पर कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स भी आ रहे हैं। आईटीआईटी बेंगलोर बेंच ने कृष्णप्पा जयरमैया वाले केस में एसएससी की विडो डिपेंडेंट डॉटर के नाम पर किए गए इन्वेस्टमेंट को सेक्शन 54F के लिए एलिजिबल करार दिया। तो इस तरह आपने देखा कि विभिन्न हाई कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स द्वारा कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स दिए जा रहे हैं, और जहां तक फैमिली मेंबर्स के नेम पर किए गए इन्वेस्टमेंट्स का सवाल है, निश्चित तौर पर कुछ कहना मुश्किल रहेगा। ऐसी स्थिति में यह एडवाइजेबल है कि कैपिटल गेन्स एग्जाम्पशन लेने के लिए न्यू एसेट में इन्वेस्टमेंट एसएससी द्वारा अपने नाम पर ही किया जाए, ताकि बाद में इस संबंध में होने वाले लिटिगेशन एवं डिस्प्यूट से बचा जा सके। तो ये थी इनकम टैक्स में कैपिटल गेन्स एग्जाम्पशन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी। जैसा मैंने आपसे इस वीडियो के शुरू में कहा कि राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में इस बारे में ताजा जानकारी एवं स्थिति भी मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में हाई कोर्ट एवं ट्रिब्यूनल के डिसीजन से अवगत कराऊंगा, और हम देखेंगे कि राजस्थान के असेसीज अपने केस में किन डिसीजंस का लाभ ले सकते हैं। तो जुड़े रहिए दी टैक्स एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और इंतजार कीजिए इस वीडियो के पार्ट 2 का। तब तक के लिए धन्यवाद।